नाहन में जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर जावेद नामक एक दुकानदार है नाहन में, जिसकी व्हाट्सएप स्टेटस वायरल कर दी गई कि उसने गाय काटी। उसके नाम पर उसकी दुकान खाली करा दी गई, उसकी दुकान को लूटा गया, उसकी भाई की दुकान को खाली करा दी गई। वो क्राइम अभी साबित भी नहीं हुआ है, तथाकथित क्राइम है। उसको आड़ बनाकर, उसको बेसिस बनाकर पूरी कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जाए, ऐसी अफवाह उड़ गई कि जब मल्याना में मुसलमानों ने उन हिंदुओं को पीटा, उसके बाद वो भागकर 9 किलोमीटर दूर संजौली की मस्जिद में चले गए और वहां से फिर लोगों को लेकर आए और फिर उनको पीटा। ऐसी अफवाह उड़ाई गई। 1 सितंबर को पहला प्रोटेस्ट हुआ संजौली मस्जिद के ठीक बाहर, जहाँ पे कांग्रेस के काउंसलर भी थे। तो वहां पर जब ये लोग बैठे प्रोटेस्टर्स, तो उन्होंने डिमांड किया कि आप हमें इसके कागज दिखाएं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे आया है कि ये जो संजौली की मस्जिद है वो इलीगल है। और वहां पर ऐसे नारे लगाए गए कि अवैध मस्जिद को गिराना होगा, अवैध मस्जिद को गिराना होगा। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में चल रहा था। जो हिंदू जागरण मंच का नेता है हिमाचल का, तो उसने मेरी और नदीम भाई की फोटो फेसबुक पर डाल दी और लिखा कि ये आतंकवादी हैं, शिमला में आए हैं माहौल खराब करने के लिए। तो ये जो थॉट है जिसकी वजह से ये इतनी सारी रैलियां हुई, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा उस थॉट के ऊपर कि किस आइडियोलॉजी की वजह से ये इतनी सारी रैलियां जो है ये अचानक से फूट पड़ी हिमाचल में। आज से 2-3 महीने पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि नाहन में जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर जावेद नामक एक दुकानदार है नाहन में, जिसकी व्हाट्सएप स्टेटस वायरल कर दी गई कि उसने गाय काटी। जबकि पुलिस ने खुद माना कि उसने कोई भी प्रोहिबिटेड एनिमल को स्लॉटर नहीं किया था, सैक्रिफाइस नहीं किया था। उसके बाद भी वो घुमा दिया गया पूरे शहर में कि उसने गाय काटी है। और उसके नाम पर उसकी दुकान खाली करा दी गई, उसकी दुकान को लूटा गया, उसकी भाई की दुकान को खाली करा दी गई। और इसके साथ साथ 15 से 20 मुस्लिम दुकानदारों को नाहन से भगा दिया गया, उनकी दुकानों को बंद करा दिया गया। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है जो आज से 2 महीने पहले हिमाचल में नाहन में शुरू हुआ? ये पैटर्न है कि एक एलिजेड क्राइम को, मतलब जो क्राइम अभी साबित भी नहीं हुआ है, तथाकथित क्राइम है, उसको आड़ बनाकर, उसको बेसिस बनाकर पूरी कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जाए। और टारगेट करना इतना आसान क्यों है? तो जिस आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा था, वो आइडियोलॉजी ये है कि हिमाचल में केवल 2% मुस्लिम हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि अगर 2% मुसलमान हैं तो उनसे इतनी दिक्कत क्यों है। मतलब अगर मान लीजिए कि पूरे मार्केट में 1000 दुकानें हैं, तो उसमें से मुश्किल से 25-30 दुकानें मुसलमानों की होंगी, और वो भी किसी की अपनी नहीं, सारे किराए पे, सारे ऑन रेंट है। तो अगर मार्केट में 1000 दुकानें हैं, उसमें से 25-30 दुकानें मुसलमानों की हैं, तो इतनी दिक्कत क्यों है उनसे? मुझे बहुत हैरानी हुई इस बात पे। तो मैंने जब हम फैक्ट फाइंडिंग टीम में थे तो मंडी गए, तो मंडी में हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने समझाया, वो वहीं करे मंडी के हैं, तो उन्होंने समझाया कि दिक्कत इसलिए है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज से 10 साल पहले ये 12 थे और 10 साल बाद 25 हो गए, तो उसके बाद 50 हो जाएंगे, उसके बाद 100 हो जाएंगे। तो ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को पकड़ के जो इस तरह के जो हिंदुत्व जो ग्रुप्स हैं, वो इस आइडियोलॉजी को आड़ बना के कभी भी कोई भी क्राइम हो सकता है, कोई मुसलमान, मतलब जो अपराधी हैं वो तो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, तो वो किसी भी क्राइम को आड़ बनाकर वो ये जो आइडियोलॉजी है उसको पकड़ के कि भाई देखो आज से 10 साल पहले 12 थे, अब 25 हो गए। तो इस आइडियोलॉजी को आड़ बनाकर वो एक पूरा जो कैंपेन है, वो एंटी मुस्लिम कैंपेन वो खड़ा कर पाते हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी स्टेट वाइड कैंपेन खड़ा करने में वो सफल नहीं हुए इस आइडियोलॉजी के दम पे। ये पहली बार है कि उन्होंने एक स्टेट वाइड कैंपेन खड़ा करने में वो सक्सेसफुल हुए। इनफैक्ट जो नाहन में जिसने पूरा प्रोटेस्ट जो लीड किया था, तो उस समय जब ये हुआ था, नाहन में कांड जब हुआ था, तो उस समय मैंने स्टोरी की थी आर्टिकल 14 में। तो उस बंदे का मुझे कॉल आया, वो बीजेपी का वहाँ का नाहन का युवा मोर्चा का
लीडर है, तो उसका मुझे फ़ोन आया और बोला कि कौशिक भाई जब ये नाहन में हुआ था तो उस समय आपने ये स्टोरी किया था और अभी पूरे हिमाचल में ये फैल रहा है, तो आप फिर से स्टोरी करें कि मैंने जो कैंपेन चलाया था उसको इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है, बीएसपी वालों ने और बीजेपी वालों ने। तो उसका ये मानना था कि उसने जो चलाया उसको लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तो इसमें पॉलिटिकल एंगल भी समझ में आता है कि क्यों जो है लोग ये करना चाहते हैं। तो उसके बाद जब हम संजौली में गए तो तब हमें समझ में आया कि ये जो मुद्दा है ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे ये मुद्दा जो है संजौली का इतना बड़ा मुद्दा बना कि इतने सारे रैलियां हुई। जैसा कि सिस्टर ने बताया कि 32 रैलियां हुई एक महीने के अंदर में। आखिर ये कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? संजौली से 9 किलोमीटर दूर एक जगह है मल्याना, शिमला में। वहां पर कुछ हिंदू और कुछ मुसलमानों में लड़ाई हो गई, आपसी लड़ाई किसी बात को लेकर। इसके खिलाफ FIR भी है। तो जिस दिन वो लड़ाई होती है उस दिन जिन हिंदू मैन को पीटा गया तो वो वहां के जो लोकल काउंसिलर्स है उनके पास गए, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के काउंसिलर्स भी शामिल हैं। कांग्रेस के काउंसिलर्स भी हैं, उसमें हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो वो उन सब के पास गए कि यहाँ पे हमें पीटा गया। ये बात है 30 अगस्त की। उस समय तक कहीं कोई संजौली का मसला नहीं था, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने जब उनको पीटा गया तो वो कांग्रेस के बीजेपी के काउंसिलर्स के पास गए, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए कि हमें यहाँ पे पीटा गया। उसके बाद 9 किलोमीटर दूर है वहां से, संजौली से ये जहाँ पे एक घटना हुई। तो उसके बाद ये संजौली तक कैसे पहुंचा? क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ गई कि जब मल्याना में मुसलमानों ने उन हिंदुओं को पीटा, उसके बाद वो भाग कर 9 किलोमीटर दूर संजौली की मस्जिद में चले गए और वहां से फिर लोगों को लेकर आए और फिर उनको पीटा। ऐसी अफवाह उड़ाई गई। इसके पीछे कोई भी फैक्चुअल बेसिस नहीं है, हमें ऐसा कोई भी इसके पीछे एविडेंस नहीं मिला कि इस बात में कोई सत्यता है, लेकिन ऐसा लोकल्स वहां पे कह रहे थे कि ऐसा हुआ। उसके बाद अगले दिन, एक दिन के बाद 1 सितंबर को पहला प्रोटेस्ट हुआ संजौली मस्जिद के ठीक बाहर, जहां पे कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। वहां पर देवभूमि संघर्ष समिति नाम की एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के 30-35 लोग थे, कांग्रेस के काउंसिलर थे। तो उन लोगों ने मिलकर एक हनुमान चालीसा का पाठ कराया। 30 तारीख को ये घटना हुई, मारपीटाई, और 1 सितंबर को ये पहली रैली हुई। उस समय कहीं पे कुछ भी नहीं था, तो पहली रैली हुई 1 सितंबर को। तो वहां पर जब ये लोग बैठे प्रोटेस्टर्स, तो उन्होंने डिमांड किया कि आप हमें इसके कागज दिखाएं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे आया है कि ये जो संजौली की मस्जिद है वो इलीगल है। तो उससे पहले किसी को नहीं पता था, मतलब जो लोकल से, हमने लोकल से बात करी, कोई ये नहीं जानता था, किसी को इसके बारे में नहीं पता था क्या ये संजौली में मतलब कोई मस्जिद है जो एलिजिबली इलीगल है, किसी को नहीं पता था, ये मुद्दा था ही नहीं। तो उन लोगों ने जब वहां पर बैठे तो उन्होंने कहा कि हमारे व्हाट्सएप पे आया है कि ये इलीगल है, तो आप इसके कागज दिखाएं। तो तब पहली बार ये मुद्दा उन लोगों ने वहां पर उठाया। उसके बाद वहां पर ऐसे नारे लगाए गए कि अवैध मस्जिद को गिराना होगा, अवैध मस्जिद को गिराना होगा, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में चल रहा था, पुलिस प्रेजेंस में सब चल रहा था। उसके बाद 1 सितंबर के बाद जब ये होता है, उसमें लोकल्स भी शामिल थे और वो लोग भी आए थे, लोग भी आए थे जिनको पीटा गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने फिर इसको हाईजैक कर लिया, जिनमें देवभूमि संघर्ष समिति, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, हिंदू जागरण मंच, ये लोग शामिल हैं। उसके बाद इन लोगों ने अगला कॉल दिया 5 सितंबर को। इससे पहले भी कहीं कोई रैली नहीं थी, पहली रैली 1 सितंबर को ही। उसके बाद अगला कॉल दिया गया 5 सितंबर को, जिसमें कि बहुत ही इस्लामोफोबिक नारे लगाए गए, जैसे कि मुल्ले कटोरे नहीं चलेंगे। ये सब ऑन कैमरा है, आप देख सकते हैं। और त्रासदी ये है मीडिया की कि जब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा था, ANI ने भी रिपोर्ट किया, तो उन्होंने ये लिखा कि लोकल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इलीगल मॉस्क। उन्होंने पहले ये घोषणा कर दिया कि मॉस्क इलीगल है, और उन्होंने इस चीज को हाईलाइट भी नहीं किया कि वहां पे नारे क्या लग रहे थे कि मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे। इस बात को किसी भी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, जबकि ANI ने भी इसको कवर किया। 5 तारीख को ये रैली होती है, जो कि लोकल जो
हिमाचल प्रदेश बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने 5 तारीख को इसका कॉल दिया। अभी तक कोई भी जो नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है उनका अभी तक रोल इसमें नहीं है। 1 तारीख को रैली हुई, फिर 5 तारीख को हिमाचल बेस्ड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन की रैली हुई। उसके बाद 11 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद इसमें कूद जाता है। तो आप देखिए किस तरह से ये लोग इसमें जुड़ते चले गए। आप ये नोटिस करिए कि 30 तारीख को घटना हुई, 1 तारीख को कौन आया, 5 को कौन आया, फिर 11 का कॉल विश्व हिंदू परिषद ने दिया कि हम जो है संजौली मस्जिद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। और लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला जिसमें कि लाठी चार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी चलाए गए, क्योंकि जहाँ पे जो मस्जिद की जो गली है वहां तक प्रोटेस्टर्स आ गए थे। और जो उसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था तो उन्होंने लिखा कि हमारा काम अधूरा रह गया और हम फिर से आएंगे अपने अधूरे काम को पूरा करने। तो आप सब समझ सकते हैं कि वो किस तरह के भड़काऊ बातें कर रहे थे। और इसके बाद भी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, FIR की गई लेकिन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। तो अभी तक जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग इसमें कूद पड़े थे। उसके बाद 11 तारीख के बाद 14 तारीख को पूरे हिमाचल में जो भी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने हिमाचल बंद का आह्वान किया कि हम हिमाचल बंद करेंगे। और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो 14 तारीख को हुए। हमारे रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट 14 तारीख को हुए। 14 तारीख को ही देवभूमि जागरण मंच, ये एक और संगठन है जो कि कुल्लू में काम करता है, तो ये भी कूद पड़ा 14 तारीख को। और उन्होंने पैम्फलेट बांटे, उन्होंने 1 लाख पैम्फलेट बांटे पूरे कुल्लू में देवभूमि जागरण मंच ने, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं उनको आप दुकान मकान ना दें। ये भी नहीं लिखा था, इस बात को गौर करिए, ये नहीं लिखा था कि जांच करें फिर दें, लिखा था कि ना दें, जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको ना दें, कि कोई भी जो मुसलमान पेंटर है, मजदूर है, उससे काम ना लें। महिलाओं को रिक्वेस्ट किया गया कि आप केवल हिंदू टेलरों के आ जाएं। और ये 1 लाख पैम्फलेट कुल्लू के गांव गांव में बांटे गए। ये सब उसमें साफ साफ लिखा गया और नीचे लिखा हुआ भी है कि देवभूमि जागरण मंच। तो इतना अगर मतलब खुलेआम अगर हो रहा है, पुलिस के पास अगर इतने खुलेआम सबूत हैं कि कोई नाम लेकर ऐसे पैम्फलेट बांट रहा है, उसके बाद भी अगर आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, तो इसको फेलियर ऑफ पुलिस अगर नहीं कहा जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। इसके बाद इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि पालमपुर जाओगे तो पालमपुर में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले कि पालमपुर में एक बजरंग दल के एक लीडर है, तो उन्होंने एक मुसलमान को दुकान जो है रेंट पे दिया होगा। तो पालमपुर में 14 तारीख को रैली निकली, तो उन्होंने कहा कि भाई आज रैली निकली है तो मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि मैं दुकान खाली करा दूं, तो आज तुम चले जाओ और जब मामला ठंडा हो जाए तो वापस आ जाओ। और जिस दिन हम गए 1 तारीख को, तो उस दिन वो परेशान था कि अभी तक वो आया क्यों नहीं, क्योंकि उसको किराया भी कमाना है। तो 1 तारीख को फोन किया जाता है कि भाई तुम आ जाओ, अब सब शांत हो गए। और कुल्लू में जो ये देवभूमि जागरण मंच जिन्होंने पैम्फलेट बांटे, इतने खतरनाक पैम्फलेट बांटे, तो कुल्लू में हमें एक टेलर मिला जिन्होंने कहा कि ये जो पैम्फलेट जो बांट रहा है तो इसका जो लीडर है उसके घर की महिलाएं उसी के दुकान में जाती हैं सूट सिलवाने। तो आप इसके पीछे का पॉलिटिक्स समझिए। उसके बाद आखिरी में मैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो नदीम भाई ने बात किया, जो सृष्टि ने बात किया कि जब हम संजौली में थे तो जो कमल गौतम जो वन ऑफ द लीडर्स है, जो हिंदू जागरण मंच का नेता है हिमाचल का, तो उसने मेरी और नदीम भाई की फोटो फेसबुक पे डाल दी और लिखा कि ये आतंकवादी हैं, शिमला में आए हैं माहौल खराब करने के लिए। और उसने जो है शिमला पुलिस को शिकायत कर दी। तो हमें इस बारे में पता भी नहीं था। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं हिंदुत्व वॉच, आप लोग जानते हैं, रकीब हमीद नायक चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अलर्ट रहें, आप बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी जो तस्वीर है और नदीम भाई की जो तस्वीर है वो जो इंटरनल हिंदुत्व के ग्रुप से वहां पे वायरल की जा रही है कि आतंकवादी हैं, इनको गिरफ्तार करो। तो मैं आखिर में बस यही कहूंगा कि मतलब जो जर्नलिज्म के जो इंस्टीट्यूट है उनको ये भी सिखाना चाहिए कि जब ऐसा कुछ हो जाए पत्रकार के साथ ग्राउंड पे तो क्या करना है, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग तो हमें मिलती नहीं है। हमें तो बस ये ट्रेनिंग मिलती है कि जाना है और अपना काम करके आ जाना है। लेकिन जब काम करने के लिए इस तरह से आपकी तस्वीर वायरल की जाए, आपको टारगेट किया जाए, तो तब क्या करना है ये भी सिखाया जाना चाहिए।